Hello students, I hope you all are fine. So let's start our new chapter for today, and today's our new chapter is for class 9th, which is atoms and molecules. Atoms and molecules chapter start करने से पहले थोड़ा सा recap ले लेते हैं कि chapter 1 में और chapter 2 में हमने क्या पढ़ा है. In chapter 1 and in chapter 2 we have read about matter. किसके बारे में पढ़ा है हमने अभी तक? We have studied about matter. मैटर पढ़ के आए हैं. अब ये मैटर क्या था? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूशंस पढ़े, मिक्सचर्स पढ़े, एलिमेंट्स बने, कंपाउंड्स बने. तो ये सब चीजें जो भी हमने पढ़ा है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में, मतलब मैटर के बारे में, फिजिकल एज वेल एज केमिकली. तो ये जो मैटर है ये किस चीज का बना है? व्हाट इज दिस मैटर मेड अप ऑफ? और वो क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है जिस चीज का बना हुआ है. सो जब ये चीजें मैटर के बारे में पढ़ी गई एंड जब फाइंड आउट करने लगी कि एटम मैटर जो है ये किस चीज से बना हुआ है, तो इसके लिए अलग अलग फिलोसोफर्स, अलग अलग फिलोसफीज रखी गई. उन्होंने अलग अलग अपने अपने ओपिनियंस रखे, आइडियाज रखे दैट ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. सो हर कंट्रीज में हर अपने लेवल पे डिफरेंट सबने अपने अपने ओपिनियंस दिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें अराउंड 500 BC में इंडिया में इसकी बात की गई. इंडिया में हमारे जो फर्स्ट फिलोसोफर वी कैन से, पहला जो हमारा इंडियन फिलोसोफर है, इंडियन फिलोसोफर जिन्होंने बात की थी अबाउट मैटर, किस चीज का बना हुआ है. तो इंडियन फिलोसोफर फर्स्ट थे महर्षि कन्नड़. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन फिलोसोफर टू टॉक अबाउट मैटर. मैटर किस चीज का बना है उसके बारे में बात की थी इन्होंने बोला, ही सेड दैट कि जो हमारा मैटर है वो बहुत छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है. और उन पार्टिकल्स अगर हम एक मैटर को डिवाइड करने लगे तो डिवाइड करने पे एक ऐसी स्टेज आएगी, दैट स्टेज विल कम एंड सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जिस चीज का ये बना हुआ है, दैट वाज नेम्ड बाय हिम इन हिंदी. क्योंकि इंडियन फिलोसफर्स की बात करें तो उन्होंने इसको नाम दिया था एज परमाणु. ठीक है, उन्होंने नाम दिया था फर्स्ट टाइम कि जो हमारा मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है, परमाणु का बना हुआ है. कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो भी होगा वो सब नहीं पता था. ये सिर्फ फिलॉसफी है. नो एक्सपेरिमेंट वाज डन. एक्सपेरिमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जस्ट अबाउट ओपिनियंस. ठीक है, जब हम बात करते हैं. तो दूसरा फिलोसोफर अगर हम बात करें, सेकेंड इंडियन फिलोसोफर्स हु टॉक्ड अबाउट दिस अराउंड दैट टाइम ओनली, जिन्होंने इसी को, इनकी ही बात को आगे और एक्सटेंड किया, दैट इंडियन फिलोसोफर पाकुधा कत्यायामा. पाकुधा कत्यायामा. अब ये क्या, इन्होंने बोला कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कि जो भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हर चीज जो मैटर है, मैटर किस चीज का बना है? परमाणु का. एंड सिमिलरली जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने इसको एक्सटेंड किया और बोला कि जब ये सारे के सारे परमाणु मिलते हैं तो ये मिलकर मैटर बनाते हैं. दिस इज अ हिंदी वर्ड, बट फर्स्ट टाइम जब इन्वेंट हुआ तो हिंदी में इट वॉज कॉल्ड एज परमाणु ओनली. देन आफ्टरवर्ड्स पाकुधा कत्यायामा ही डिड एक्सटेंडेड दिस थ्योरी, मतलब ही सेड दैट कि इन्होंने बोला मैटर इससे बना है, मैटर छोटी छोटी पार्टिकल से बना है. और उन्होंने भी यही बोला कि जो छोटे छोटे परमाणु हैं ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म मैटर. दिस वाज द सेकेंड इंडियन फिलोसोफर. इसके बाद अगर हम बात करें ग्रीक फिलोसोफर्स की, दो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, टू ग्रीक फिलोसोफर्स.
Democritus and Leucippus. तो ये जो दो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, इन दोनों ने क्या बोला? दे सेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स. इन्होंने बोला कि मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल्स. जैसे इन्होंने बोला था, सेम बोला इन्होंने, और इसको नाम दिया गया बाय डेमोक्रिटस. दोनों ने बोला कि इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं एंड नेम दैट इंडिविजिबल पार्टिकल्स. क्या हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स? दे आर कॉल्ड एज एटम्स. उनको क्या बोलते हैं? एटम्स. और नेम इसको डेमोक्रिटस ने दिया था. हु नेम्ड दिस? देन वी विल राइट डाउन. Democritus gave the name that indivisible particles that form matter are called as atoms. तो ये क्या होते हैं हमारे? उन्होंने नाम दिया the smallest unit, the indivisible particles जिससे जुड़ के हमारा मैटर बनता है. This was told by Democritus and Leucippus, two Greek philosophers that we are talking about. तो ये जो सारी हमने अभी पढ़ी, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द फिलोसफीज. ये फिलोसफीज हैं, दे आर नॉट एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हुए बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी. दिस वाज ऑल अराउंड 500 BC की बात कर रहे हैं. तो उसके बाद 18th सेंचुरी के एंड में एक्सपेरिमेंट्स स्टार्टेड. एक्सपेरिमेंट्स वर स्टार्टेड टू फाइंड आउट how elements are formed. Elements कैसे फॉर्म होते हैं? Elements की फॉर्मेशन कैसे बनते हैं? कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? मैटर कैसे बनता है? See, all these things were then started experimenting. ठीक है, all these were experimented after the philosophies that कैसे एलिमेंट बन रहा है, कैसे कंपाउंड बन रहा है, मैटर कैसे बन रहा है. तो इसके लिए जब सबसे पहले हमें जो लॉ दिया गया, लॉज जो हमारे पास आए कि मैटर कैसे बनता है, दैट वाज गिवन बाय एंटोनी एल लेवॉइजर. Yes, Antoine L. Lavoisier, he gave 2 laws. उन्होंने बताया, उन्होंने एंटोनी एल लेवॉइजर जो हैं, इन्होंने 2 लॉज दिए अबाउट कि किस तरीके से ये एटम्स जो हैं आपस में जुड़ते हैं एंड दे फॉर्म मैटर, और हाउ दे फॉर्म कंपाउंड्स और एलिमेंट्स. तो इसके बाद ये हमारी जनरल चीज है कि एटम को स्टार्टिंग से कैसे डिस्कवर किया गया, कैसे उसको नाम दिया गया, एंड आफ्टर दैट हाउ देयर लॉज स्टार्टेड एंड बाय whom the first law of chemical combinations were given. ठीक है, कि किस तरीके से कंबाइन करते हैं एटम्स. तो केमिकली करते हैं. हमारी आंखों के सामने तो कोई भी चीज कंबाइन नहीं कर रही है, तो हम ये तो बोलेंगे नहीं कि कॉम्बिनेशन जो है वो फिजिकली हो रहा है. तो जो 2 लॉज हैं, उन लॉज को क्या बोला जाता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन कि कैसे जो है वो केमिकली कंबाइन करते हैं एटम्स. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर दिस. चलो, let's move to our laws of chemical combination. Next heading is laws of chemical combination.
लॉ है हमारा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास से क्या पता लगता है कि ये लॉ किस पर बेस होगा? ऑन मास, मास ऑफ एन एटम हम बोलेंगे, या मास ऑफ एनीथिंग। So for explaining this, let us take an example. Copper sulfate में सोडियम क्लोराइड हमने ऐड किया है, and adding this, suppose we get ठीक है। तो this is the reaction. Let this be the reaction. एक अगर हम रिएक्शन करने लगे हैं, हमने दो चीजों को रिएक्ट किया है किसी भी तरीके से, इसके सॉल्यूशन में लिया है, इसका पाउडर लिया है, तो मिक्स करने के बाद सपोज हमें ये मिल गया। एंड आफ्टर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, हम अगर पहले वेट करें, सपोज इसका 5 ग्राम था, इसका 6 ग्राम था, अब इसका 4 ग्राम मिल गया हमें और इसका 7 ग्राम। आफ्टर वेट, ये बिफोर रिएक्शन इसका वेट ये था, और रिएक्शन होने के बाद इनका वेट सपोज ये है, तो दोनों को मिला के कितना बन रहा है? 11 ग्राम इज हेयर एंड 11 ग्राम इज हेयर। तो रिएक्शन, अब आप यहां से देखिए कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद मास जितना पहले था, मास उतना ही क्या है? बाद में है। सो दिस इज व्हाट इज द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उस केमिकल रिएक्शन में जब एटम्स आपस में मिलेंगे, रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे, रिएक्टेंट्स मीन्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। जो रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, दीज आर द रिएक्टेंट्स, और ये क्या होते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां से हमारे पास स्टेटमेंट क्या आएगी? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि मास को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं एक रिएक्शन में। मतलब जितना मास पहले होता है उतना ही बाद में हमारे पास होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो राइट डाउन, मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So this is the statement of law of combination of mass, that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is the product, that is the sum of reactants. The mass of reactant is equal to mass of the products. This is about first law. Then coming to our second law, which is law of constant proportions. प्रोपोर्शंस का मतलब होता है, अगर हम बात करें रेशियो की बात कर रहे हैं ना, हम किस तरीके से कितने अमाउंट कितना अमाउंट कितने के साथ रिएक्ट कर सकता है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, दिस इज वाटर, H2 एवरीबडी नोज। और वाटर क्या है? वाटर हम कहीं से भी लें, सपोज सी है, एक सी से वाटर लिया है मैंने थोड़ा सा, एक पॉन्ड से वाटर लिया है, वेल से ले लिया, इंडिया से लिया है वाटर सम,
and from any other country we can take example, anything we can write. So ये अलग अलग places से we have taken water. तो जब हम वाटर को लेंगे अलग अलग जगह के सैंपल्स हमने लिए, सी से, वॉन्ड से, वेल से, ओशन से, एनीवेयर, वहां से जब हम सैंपल्स लेंगे तो हमें जो वाटर मिलेगा, वाटर हमेशा यही मिलेगा H2O. इट विल बी फिक्स्ड, H2O ही होगा. हाइड्रोजन विल बी 2 एंड ऑक्सीजन विल बी 1. मास ऑफ हाइड्रोजन हमारा जो है वो हमेशा फिक्स होता है, दैट इज 1. ठीक है. एंड मास ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन की होती है 16. मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. ये फिक्स है. हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एलिमेंट्स जब डिस्कवर होते हैं तो उनके मास, एटॉमिक मासेस, दे आर फिक्स्ड. तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16. तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वाटर में कितने हाइड्रोजन का मास है 2, और ऑक्सीजन में एक ही है तो कितना है 16. अगर हम दोनों की रेशियोज निकाले, 2:16, दैट इज 1:8. तो अब हमने जो वाटर अलग अलग जगह से कलेक्ट किए थे, दैट डिफरेंट वाटर all contains the ratio of hydrogen and oxygen equal to 1:8. कि वाटर का हम कहीं से भी कलेक्ट कर लें, लेकिन उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनकी रेशियो हमेशा क्या रहेगी 1:8. इसकी भी 1:8, 1:8, 1:8, 1:8 एंड 1:8 हर जगह से. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर के अलावा. Suppose we have taken different types of carbon dioxide we have collected. Suppose let us see, अलग अलग एरियाज से CO2 फर्स्ट प्लेस से, सेकेंड प्लेस से, फिर थर्ड प्लेस से, देन फोर्थ. डिफरेंट प्लेसेस से हमने CO2 कलेक्ट की है गैस. एंड CO2 में कार्बन का जो मास होता है, मास ऑफ कार्बन इज 12. ऑक्सीजन का अभी किया था 16. यहाँ पे कार्बन एक ही है तो एक ही यूज करेंगे. ऑक्सीजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 32. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो कितनी है 12:32. दैट इज 4 3s are 12, 4 8s are 32, 3:8. So if we will take carbon dioxide from different places, then ratio of carbon dioxide, carbon and oxygen will be always 3:8. It will never change. वो कभी भी चेंज नहीं होगी. रेशियो हमेशा उतनी ही रहती है. मतलब जैसा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो वो जो सब्सटेंस होता है हम कहीं से भी ले लें, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, इस सब्सटेंस में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इन दोनों की जो रेशियो है आपस में हमेशा सेम रहेगी, फिक्स रहेगी. डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन रहेगी हमेशा इनकी. कांस्टेंट है ना, सेम. कांस्टेंट मींस वी कैन से डेफिनेट, हमेशा फिक्स्ड रहेगी. कांस्टेंट का मीनिंग फिक्स्ड, ये डेफिनेट, और प्रोपोर्शन का मीन्स रेशियो. तो यही हम बोल रहे हैं कि जब भी कोई एलिमेंट्स कंबाइन किए, एलिमेंट्स कैसे कंबाइन किए, एक एलिमेंट क्या है हमारे पास C, एक एलिमेंट O, तो ये दोनों एलिमेंट्स जब कंबाइन हुए तो CO2 एक कंपाउंड बना. ऐसे ही H और O 2 एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स से कंबाइन होके कंपाउंड्स बनते हैं. तो जैसे ही यहाँ पे वाटर बना, तो जो भी एक सब्सटेंस बना है फ्रॉम एलिमेंट्स, तो उन एलिमेंट्स की रेशियो हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड होती है. सो वी विल राइट डाउन इन अ केमिकल सब्सटेंस the elements that combine together elements in a chemical substance, the elements are always present in
definite proportions. In a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. मास की रिलेटेड बात की है तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. मतलब एक केमिकल सब्सटेंस की बात की जैसे वाटर की, द एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, H और O, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन. इनकी रेशियो हमेशा डेफिनेट होगी बाय मास, क्योंकि हमने ये मास से निकाली है रेशियो. सो दिस इज अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस. After these two laws, law of combination of mass and law of constant proportion, इन दोनों लॉज के बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है एक, दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अब ये डेल्टन कौन है? जो हमने डेमोक्रिटस, ल्यूसिफर्स, इन सब की नाम पढ़ी थी. तो ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, ग्रीक फिलोसोफर्स, सॉरी ये जो फिलोसोफर्स थे वो ग्रीक फिलोसोफर्स थे. जो डेल्टन है, ही वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट. नॉट अ फिलोसोफर की बात नहीं करेंगे हम, और साइंटिस्ट. और फिलोसोफर और साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस है? Philosophers only gives theory, they are not explaining it by doing experiments, but जो experiments करके prove करे, they are called scientists. तो वही डेल्टन ने proof जो है atoms, इन्होंने word दिया था smallest indivisible particle को, डेमोक्रिटस ने नाम दिया था atom. इन्होंने भी उसी word atom को use किया as an indivisible particle और एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन्ड एटम एज एन इंडिविजिबल पार्टिकल एज वेल. और उन्होंने ये भी बताया कि एटम्स जो हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड भी हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन मीन्स लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास से रिलेटेड हैं, एंड ऑल्सो दे आर रिलेटेड टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. तो कुछ postulates हैं इनकी थ्योरी के. postulate means they are points of this theory that you have to remember. postulates of Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. इनके जो postulates हैं that we are going to write down postulates. तो इसका जो first postulate है हमारे पास ये है, all matter is made up of atoms. Then second postulate is that atoms, the atom is an indivisible particle. Indivisible particle that cannot be created or destroyed in a chemical reaction. In a chemical reaction. Change the marker. Atoms of an element or compound are similar
in their properties. In their properties, similar in their mass and chemical properties. Properties कौन सी? Chemical. I'll explain all these postulates. First of all, we'll write it down. Then we have atoms of different element. ये same element की बात कर रहे हैं. But atoms of different elements या compounds are different in their mass and chemical properties. जो डिफरेंट है उनकी मास भी डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. Atoms combine in small whole numbers to form compounds. Then sixth postulate is the relative number and kinds of atoms present in a compound are always same. Constant. Same means constant. Yes. चलिए, ये हमारे हो गए 6 postulates. तो postulate ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो पहला तो यही है कि डाल्टन ने ये बोला था कि जो सारा का सारा मैटर है हमारा किस चीज का बना है? इट इज मेड अप ऑफ एटम्स. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. सेकेंड है कि एटम जो है हमारा इनडिविजिबल पार्टिकल है. इसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में. जैसे हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जैसा मास है जितना मास है उतना ही रहता है. सिमिलरली जो एटम है जैसा पहले था बाद में भी रिएक्शन के वैसा ही रहेगा. जैसे हमने दो चीजें रिएक्ट की थी, HCl सपोज NaOH, दो चीजें रिएक्ट की और रिएक्ट करने के बाद वी फॉर्म दिस एंड NaCl सपोज. तो जैसा Na यहाँ पे था Na यहाँ भी वैसा ही रहेगा. सोडियम रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इट विल रिमेन सेम. इट विल नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन. प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है इसकी लेकिन एटम जो है वैसा का वैसा ही रहता है. देन थर्ड इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और कंपाउंड. जब हम सेम एलिमेंट की बात करेंगे इन देयर मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर किसी कंपाउंड में 2 H हैं, सपोज H2O में 2 हाइड्रोजन हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है मास भी सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. ये दोनों H अलग नहीं हो सकते. सिमिलरली जब हम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर मास एंड केमिकल, जब हम डिफरेंट की बात करें जो अलग हैं तो अलग ही हैं. हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, एक ही एलिमेंट में प्रेजेंट हो चाहे अलग में प्रेजेंट हो, दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग है और दोनों का मास भी अलग अलग है. दिस वाज टोल्ड बाय डाल्टन्स फोर्थ पोस्टुलेट. देन फिफ्थ पोस्टुलेट, एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड. जो एटम्स हैं वो स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं. होल नंबर्स मींस 0 to infinity. सारे होल नंबर्स हैं हमारे पास. तो जो हमारे जो स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि वाटर किस तरीके से कंबाइन करता है 1:8 में. CO2 कैसे कंबाइन कर रहा था 3:8 में. तो ये जो कंबाइन कर रहे हैं मतलब ये कौन सा लॉ है हमारा? सेकेंड लॉ.
ये सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, पोस्टुलेट कि एटम्स जो हैं दे कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशन है इनकी वो स्मॉल होल नंबर्स में होती है। और जो हमारा फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर रहा था वो ये था, लॉ फर्स्ट, दैट एटम इज इंडिविजिबल, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि डेल्टन का कौन सा पोस्टुलेट फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करता है, तो आपको सेकेंड पोस्टुलेट लिखना पड़ेगा। और जब कोई पूछेगा कि सेकेंड लॉ को कौन सा पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम लिखेंगे फिफ्थ पोस्टुलेट, दिस वन। Then sixth point is the relative number and kinds of atoms present in a compound are constant. कि एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा कांस्टेंट होंगे। सपोज वाटर, H2O में तीन एटम्स हैं, H के 2, O का 1। तो नंबर एंड काइंड्स, नंबर कितना और काइंड्स कौन सा। तो एक कंपाउंड बनाने के लिए जितना भी एटम चाहिए हमेशा वो एटम उतने ही चाहिए। मतलब वाटर बनाने के लिए अगर 2H चाहिए तो हमेशा 2 ही चाहिए, एक O चाहिए तो एक ही ऑक्सीजन चाहिए, मीन्स दैट इज फिक्स्ड। उनका नंबर भी फिक्स है और उनका काइंड भी फिक्स है कि H और O ही चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड एज Dalton's postulate or Dalton's atomic theory. So according to which there are 6 postulates which we have written and done now. So you can note them and take screenshot if required. So let's move further. और आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं दैट वी हैव टू नोट डाउन, दैट वी शुड नो, तभी हमें आगे का एटम्स वगैरह जो भी है हमें पढ़ना है, आगे मॉलिक्यूल के बारे में, डिफरेंट फॉर्मूलाज के बारे में, किस तरीके से एटम्स कंबाइन करते हैं। तो उसके लिए पहले एटम्स हमें पता होने चाहिए कि अभी सबसे पहले हमने एटम पढ़ा है, एटम्स हमने पढ़ लिया, दे आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं और हम बोल सकते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मतलब जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स जरूरत होती है, ऐसे ही एक पूरे मैटर को बनाने के लिए एटम्स की जरूरत है। तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और हम अभी बात करने वाले हैं एटम से पहले कुछ 20 एलिमेंट्स की, ठीक है, एलिमेंट्स की बात करेंगे। कुछ हमारा एक जो हमारे ये एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं? वी ऑल आर एलिमेंट्स, दे आर ऑल एटम्स। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे हमने पढ़ना है, यही एटम्स हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से अलग अलग चीजें बन रही हैं, राइट। तो ये एटम्स हैं या फिर जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल्स दिए गए। डेल्टन ने बहुत सारे सिंबल्स दिए थे, हाइड्रोजन का सिंबल दिया था, ऑक्सीजन का सिंबल दिया था। तो ये सब हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये अरेंज हैं ये सारे एलिमेंट्स। और उस पीरियोडिक टेबल को पूरा नहीं याद करना है, पूरा नहीं वी हैव टू रिमेम्बर राइट नाउ, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे, 20 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। उन 20 एलिमेंट्स का नेम और उनका हमारा नंबर मीन्स 1, 2, 3 and 4 and so on, उनकी सीरीज क्या है, उनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम। देन उनका एलिमेंट का नाम और सिंबल करेंगे। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं दैट वी हैव टू स्टडी, तभी हम आगे अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हम एलिमेंट्स पढ़ने वाले पहले जो एलिमेंट्स हमने आज स्टडी करने हैं। तो पहले एटॉमिक नंबर इनका पता होगा हमें, दैट इज 1, 2, 3 and 4। एटॉमिक नंबर सीक्वेंस में होता है। ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। जो भी हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वेयर
elements are arranged in increasing order, increasing order of their atomic numbers. ठीक है, एटॉमिक नंबर जैसे अब हमने मास भी पढ़ा था, हाइड्रोजन का फिक्स होता है, ऑक्सीजन का फिक्स होता है, तो लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास. ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई करनी है और हमें वो एलिमेंट्स को स्टडी करना है. सो लेट्स स्टार्ट. दैट एलिमेंट्स, कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमें पता होने चाहिए. दैट एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी. तो पहला है हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, phosphorus, (11, 12, 13, 14), so हम ये लिख लेते हैं. 16 is silicon, then 17, 18, 19, 20. क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट 1 to 20 एटम्स या एलिमेंट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट आगे फर्दर हमने स्टडी करनी है. तो ये जो सारे के सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर द सिंबल्स गिवन बाय डेल्टा. अब ये सिंबल्स हैं जो डेल्टन ने दिए थे, these symbols were like this was a symbol of hydrogen, this colored one was a symbol of carbon, this one was a symbol of oxygen, and this was the symbol of phosphorus. और अगर हम बात करें सल्फर, तो ऐसे डिफरेंट सिंबल, मतलब उन्होंने सर्कुलर शेप में अलग अलग तरह से अलग अलग टाइप्स में उनके एलिमेंट्स को सिंबल दे दिए. बट लेकिन इन सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना, याद रखना, बार बार ये यूज करना वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट भी होगा अगर अभी भी यूज करना हो तो इट विल बी डिफिकल्ट. तो इसीलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट वी कैन से बर्जीलियस जो थे, इन्होंने नेमिंग बोला कि हम एलिमेंट्स को नेम दे सकते हैं बाय यूजिंग देयर फर्स्ट वर्ड और एनी अदर वर्ड, मींस 1 या 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हम उनको नेमिंग कर सकते हैं. तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स की नेमिंग की गई. And the elements were named like hydrogen H, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine F,
O कार्बन, B, Be ऐसे करके, नियॉन Ne, सोडियम Na, इसका अलग है, बताते हैं क्यों है। और ये कुछ एलिमेंट्स में इस तरीके से भी यूज होता है, Ma और मतलब मैग्नीशियम फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड कहीं से भी हम यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन Si, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम का Ca। तो इस तरीके से एलिमेंट्स की हमने नेमिंग कर दी। अब ये नेमिंग करने के बाद ये दो चीजें डिफरेंट है, Na और K, क्यों? क्योंकि सोडियम का एक लैटिन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड हम कह सकते हैं, इसका सेकेंड नेम है नेट्रियम। इसी तरीके से जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम का सेकेंड नेम है केलियम। तो नेट्रियम Na, केलियम से K यूज करके उनकी नेमिंग की गई है उसके नाम से ही। सिमिलरली कॉपर जो है सिप्रस से बना है, सिप्रस जहां से वो कॉपर जहां से मिला है, दैट वाज अ प्लेस कॉल्ड सिप्रस। उस सिप्रस से हम कह सकते हैं C और U वर्ड यूज करके Cu कॉपर दिया है। ऐसे गोल्ड का Au, क्योंकि उसको वर्ड हमने लैटिन वर्ड से निकाला है। तो इस तरीके से अलग अलग थोड़ा सी डिफरेंट नेमिंग हो जाती है, बट दीज आर द सिंबल्स दैट वी यूज in day-to-day life for writing these elements and were given by Berzelius. Yes, after this, अब इसके बाद ये जो एलिमेंट्स हैं ये एटॉमिक नंबर हो गए एलिमेंट्स के। एटॉमिक नंबर के अलावा जो ये एलिमेंट्स हैं हमारे, ये अरेंजमेंट इनकी होती है अकॉर्डिंगली डिफरेंट शेल्स में, ये डिफरेंट तरीके से अरेंज्ड हैं। मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं ना, हमारे जो एटम है, अगर एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक एटम में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ना है। बट एक चीज और यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, दैट इज इनका स्ट्रक्चर कैसा है। जो एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं ये अरेंज किस तरीके से है, हमारा एटम ऐसा होता है और ये एटम के सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में या फिर इन शेल्स में क्या करते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं। सो दिस इज अबाउट सिंपल इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियस का कैसा होता है, पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक एटम में किस तरीके की अरेंजमेंट है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, सपोज हाइड्रोजन का एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक एटॉमिक नंबर है तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक एटॉमिक नंबर है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन 20 अगर एटॉमिक नंबर है तो 20 ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो मीन्स इस तरीके से अरेंज होगा। फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं, शेल। फिर सेकेंड शेल, फिर थर्ड शेल। फर्स्ट शेल K शेल, L शेल, M, K, L, M, N, O, P, in that way। तो पहला शेल K, सेकेंड L और थर्ड वाला M, जो डिटेल में हम 4 चैप्टर के टाइम पे भी करेंगे। मेरा मोटिव है यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करेंगे। तो आपको याद रखना है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। और जिस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं कि उसके पास ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और जिसपे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं उसका क्या कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है। और हर शेल में, फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन अगर 2 से कम है तो वो चाहेगा कि उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो कंप्लीटली फिल हो जाए और वो स्टेबल हो जाए, अपना ड्यूप्लेट बना ले। ऐसे ही ऑक्टेट में अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है या 7 है, जितने भी हों, वो इलेक्ट्रॉन्स और चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहेगा ताकि वो
स्टेबल हो जाए अपना ऑक्टेट, या तो एक एटम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या फिर एक ऑक्टेट। मींस उसके शेल में या तो लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तब वो एटम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 1 एज इट इज लिख दिया। हीलियम में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एज इट इज लिख दिया। लिथियम में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं? सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। 2 यहाँ आ गए तो 1 कहाँ जाएगा? एल शेल में, तो 1 यहाँ चला गया। सिमिलरली बेरिलियम में 2 यहाँ पे है, अब 4 होते हैं इसमें तो 2 इधर। बोरोन में 5 मीन्स 2 यहाँ पे और 3 इधर। कार्बन में 2, 4। नाइट्रोजन में 2, 5, 2, 6, 2, 7, क्योंकि इसमें 9 है। फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स 2, 8। अब 8 वाला फिल हो गया, 8 वाला आगे नहीं जा सकता क्योंकि सेकेंड वाले में कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगले वाला फिल करेंगे 2, 8, 1। कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 और 8 10, 10 और 1 11। फिर 12 वाले के लिए 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। तो इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट हो जाएगी। और ये जो शेल्स हैं, ये जो हमने अरेंजमेंट की है, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एटम की, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है। और इसकी जो डिटेल में है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे आया, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में इन द 4th चैप्टर। बट अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉन में देखो, हमने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो ये एटम होता है ना, ये अपना ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। सो चेक हियर दिस हाइड्रोजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसको बोलते हैं, उसकी क्या है? वो वैलेंसी है। व्हाट इज दैट? वैलेंसी। सो लास्ट शेल एक ही है, लास्ट शेल एक ही है, तो ये इसकी क्या है? वैलेंसी। सो वी विल राइट डाउन वन मोर थिंग ओवर हियर, वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स required, electrons present or required to make octet या फिर ड्यूप्लेट। ऑक्टेट या ड्यूप्लेट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स वो हैं उसके पास, ये इलेक्ट्रॉन्स वो देना चाहता है, कुछ भी, वो सब उसकी वैलेंसी में आती है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इसको कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए? नहीं चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी 0 है। ये मैं वैलेंसी लिख रही हूं। यहाँ पे हम वैलेंसी लिख रहे हैं, ठीक है। वैलेंसी प्रेजेंट या रिक्वायर्ड टू मेक ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ड्यूप्लेट बनाने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने चाहिए? कोई नहीं चाहिए, उसका ड्यूप्लेट बना हुआ है। अब अगर लिथियम की बात करें, इसको अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट बनाना है। अब हमें देखना है कि ड्यूप्लेट बनाना इजी है या फिर ऑक्टेट बनाना इजी है। अब इसके पास 2, 1 है। अगर इसे ऑक्टेट बनाना है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और अगर इसको ड्यूप्लेट बनाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन को फटाफट से निकाल देगा और 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों में से इजी क्या है? 1 निकालना इजी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1, क्योंकि 1 को रिमूव कर रहा है। सिमिलरली बेरिलियम की बात करें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 को निकाल भी सकता है और 6 को ले भी सकता है। दोनों में से इजी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना टू कंप्लीट दी ड्यूप्लेट, क्योंकि स्टेबल दोनों है। सिमिलरली यहाँ पे 3। अभी चाहे 4 निकाले चाहे 4 गेन करे, एक ही बात है। तो दिस इज अबाउट वैलेंसी। अब यहाँ देखिए, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 5 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो ड्यूप्लेट बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो ऑक्टेट। तो 3 को इजी है ना गेन करना, तो यहाँ पे क्या होगा?
ऐसे ही 6 में 2 को इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना इजी है, तो 8 में कितना होगा 0, क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ऐसे ही इसमें 1 इजी है निकालना, 2 इजी है निकालना, 3 इजी है निकालना, 4 इजी है निकालना, 5 है तो ये 3 गेन करेगा, 6 के लिए 2 गेन करेगा, अगले वाले में 1 फिर 0। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं टू कंप्लीट दी ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट। तो ये हमारे चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, इसके बेसिस पे हमने आगे स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, जिसमें हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूल होता है, इसके बाद मास, एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करना है, एंड किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनता है किसी चीज का, ऑल अबाउट दिस। और ये सब जो वैलेंसी है, दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो केमिकल फॉर्मूला बनाने में काम आएगा, ठीक है, कि किस तरीके से वैलेंसी होगी और किस तरीके से उसका फॉर्मूला बनेगा, दैट वी विल डिस्कस। एंड वन मोर थिंग ओवर हियर, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, वी आर नॉट गुड पीपल कि हम गेन कर रहे हैं, इट मीन्स हम नेगेटिव हैं। और अगर हम लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव हैं, क्योंकि वी आर डोनेटिंग। कोई डोनेट कर रहा है, देन ही और शी इज अ गुड वन, गुड पीपल, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, जो लूज कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आप देखो, ये लूज करेगा, गेन दोनों चीजें कर सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा और दे भी सकता है ताकि 0 ही हो जाए। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लिथियम ने लूज किया है, डोनेट किया है, पॉजिटिव। चाहे 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या फिर लूज करे, 1 एंड द सेम थिंग, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लगा सकते हैं। अब नाइट्रोजन के केस में 5 केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, मांगे हैं किसी से, तो दैट इज नेगेटिव नेचर, ये नेगेटिव हैं। तो वैलेंसी कैन बी नेगेटिव एज वेल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका इस नेगेटिव पॉजिटिव को यूज करके वी आर गोइंग टू मेक आर डिफरेंट केमिकल फॉर्मूलाज और डिफरेंट molecules, and we'll continue this chapter in our next video. So our today's topic is completed. We will continue this afterwards. Until then, stay safe and stay healthy. Thank you.